बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज या आइसोमरिज्म इन ग्लूकोज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम तमाम आइसोमर्स को डिटेल पढ़ चुके हैं। आज उनकी सिग्निफिकेंस देखेंगे और इस चीज को सॉलिडिफाई करने के लिए कि हमें यह चीज अभी से याद हो जाए, एक वर्कशीट पे कुछ सैंपल क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं हम पहले क्विकली तमाम आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स पे एक नजर डालें, एक ग्लांस लें इसका। सबसे पहले हमने कहा था कि ग्लूकोज में हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मिलता है, जहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट में फर्क आता है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिस वजह से आप देखते हो एक इनमें फंक्शनल ग्रुप का फर्क आता है, दूसरा उसकी पोजीशन का फर्क आता है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी मुख्तलिफ हो गए हैं तो हम इसे फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में कह रहा हूं। सेकंड, आपके पास जो टाइप है वो स्टीरियो आइसोमर की है। स्टीरियो आइसोमर के अंदर आप देखते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला भी सेम है, वो जो एटम्स हैं वो सेम सीक्वेंस के अंदर अरेंज हुए हैं। हाँ, जब आप उसे थ्री डायमेंशनली देख रहे हो तो वहां पे जो स्पेशली हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसकी ओरिएंटेशन में फर्क आ रहा है। कहीं आपको लेफ्ट नजर आ रही है, कहीं आपको राइट नजर आ रही है। और वो हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने कायरल कार्बन पे अपनी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, इसी लिहाज से स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप है। कायरल कार्बन क्या था? ऐसा कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट एटम्स या चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। आपके पास सबसे पहला सिनेरियो क्या आता है कि तमाम कायरल कार्बन जो हैं ग्लूकोज के, इनमें अटैच हाइड्रोक्सल ग्रुप की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाए। कौन कौन से? कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। हम पिछले लेक्चर्स में इसको अच्छे से समझ चुके हैं। ये वो चार कायरल कार्बन है, 1 और 6 नहीं है। अगर आपके पास एक सिनेरियो ये है, इन चारों कार्बन पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसकी जो भी पोजीशन है दूसरे मॉलिक्यूल में वो रिवर्स हो जाए। देख रहे हो, अगर यहां पे राइट है, लेफ्ट है और दो राइट है, तो यहां लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, चारों पे मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप एक दूसरे का मिरर इमेज बन गए हैं, ओरिएंटेशन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। ये जो स्टीरियो आइसोमर है ये आपके पास एनेंशियोमर है। अब अगला काम हमने बड़ा सिंपल करना है। चार वाला सिनेरियो तो फिल हो गया ना, कि अगर चारों में हाइड्रोक्सल ग्रुप में फर्क है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो एनेंशियोमर है। अगला सिनेरियो ये है कि चार नहीं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इन कायरल कार्बन में हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन डिफर कर सकती है, लेकिन चौथा जो है उसमें सेम रहेगी। ठीक है, तो तब जो आपके पास टाइप है वो डायस्टीरियोमर है। डायस्टीरियोमर में हम देखते हैं ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। जो आपके पास फिफ्थ कार्बन है, यानी ओवरऑल ये सेकंड लास्ट कार्बन है, क्योंकि टोटल 6 है तो पांचवा जो है वो सेकंड लास्ट हो गया, लेकिन कायरल कार्बन का ये लास्ट कार्बन है। तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये हमने फिक्स कर दिया है, ये सभी में सेम है, इसमें फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब चारों में डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर चारों में डिफरेंस आएगा तो वो डायस्टीरियोमर नहीं है बल्कि वो एनेंशियोमर है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। डायस्टीरियोमर में ये होगा कि ये जो 3 है ना, 2, 3 और 4, इन कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी हमने ये आगे टाइप्स पढ़ ली थी। ग्लूकोज और इसके जो डायस्टीरियोमर्स हैं वो कौन कौन से हैं, नाम बस याद रख लो। एल्ट्रोज है, ग्लूलोज है, आइडोज है और टेलोज है। ये ग्लूकोज के डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, कल हम पढ़ चुके हैं। अब वो जो 1, 2 या 3 कायरल कार्बन में पोजीशन चेंज होने पे हमने डायस्टीरियोमर कहा, अब हम जरा कंडीशन और नैरो कर दें। हम कहते हैं नहीं भाई, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब जो आइसोमर होंगे उन्हें हम एपिमर्स बोलते हैं। तो यहां आप देखोगे कि आपके पास ग्लूकोज को हम चूंकि आइडियलाइज कर रहे हैं, आपके पास राइट, लेफ्ट और राइट, राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर हम एलोस की बात करें तो पहला राइट पे है, दूसरा लेफ्ट की बजाय राइट पे आ गया। तो देखो एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो ये एपिमर है।
बाकी सेम रहेंगे, ये भी राइट है, ये भी राइट है, जैसे यहां था। तो आपके पास एलोस जो है वो कार्बन नंबर 3 पे ग्लूकोज का एपिमर है। मैनोस में क्या था, मैनोस के अंदर पहला जो कायरल कार्बन है, ओवरऑल सेकंड कार्बन है लेकिन पहला कायरल कार्बन है, इसी पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना वो राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे आ जाता है। बाकी सेम है, बाकी ग्लूकोज की तरह ही अरेंज हुए हैं। तो आपके पास मैनोस जो है वो ग्लूकोज का एपिमर हो गया। और लास्ट पे आपके पास गलेक्टोस है, जहां आप देख रहे हो कि जो फोर्थ कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल है ये राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे चला गया। वेरी लास्ट टाइप जो स्पेशल टाइप थी, यहां भी एपिमर की तरह एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फर्क आता है, लेकिन एपिमर से डिफरेंट इसलिए है कि जो कायरल कार्बन जिसके अराउंड OH की पोजीशन चेंज होने जा रही है, ये कायरल कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर कायरल नहीं था। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 की। और हमने पढ़ा था कार्बन नंबर 1 जो है ये कायरल नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्ट्रेट चेन से रिंग बनता है तो रिंग के अंदर आप देखते हो अब ये कार्बन कायरल हो गया है। कैसे, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोक्सल, एक तरफ यहां पे कार्बन 2 है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन। तो देखो 4 डिफरेंट एटम्स इसके साथ अटैच हो गए हैं। अब ये कायरल बन चुका है, पहले नहीं था। ये जो कायरल कार्बन है जो रिंग फॉर्म में बनता है, इसे हमने कहा था ये एनोमेरिक कार्बन है। अब अगर आपके पास एनोमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बिलो द प्लेन हो, प्लेन से मुराद है जहां पे ये रिंग अरेंज है। कल हमने डायग्राम से, एक पेज से भी अंडरस्टैंड किया था कि आपके पास ये अगर ग्लूकोज का रिंग है और आप इसे यूं देख रहे हो तो आपके पास ये इसका प्लेन है। अगर तो हमारे पास OH जो है वो इस प्लेन से नीचे है तो आपके पास ये अल्फा है, और अगर वो इस प्लेन के ऊपर आ जाता है तो आपके पास बीटा है। ठीक हो गया, सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं और हम अब आते हैं इसकी वर्कशीट पे। सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो ग्लूकोज के डिफरेंट आइसोमर्स हैं, अगर आपको याद हो हमने एनेंशियोमर्स में पढ़ा था कि आपके पास ग्लूकोज डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है। हमने कहा था कि अगर आपके कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो वो डी ग्लूकोज है, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो ये एल ग्लूकोज है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, स्पेशली ह्यूमंस की, अब इन दो फॉर्म में से जो नेचुरली हमारी बॉडी में फॉर्म मौजूद होती है बच्चों, ये डी ग्लूकोज है। हमारी बॉडी नेचुरली डी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रही है। अब जब आप डी ग्लूकोज के एनोमर्स में देखते हो तो आपको पता लगता है या तो ये अल्फा है या फिर बीटा है। अब इन दोनों में से भी अगर हम देखें, हमने तो असल में पढ़ा है ज्यादा कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। अब एनोमर्स इसके दो तरह के, हम जब देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी बॉडी जो है इसमें एंजाइम्स इतनी डेप्थ में जाके भी देख रहे होते हैं कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसके एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के ऊपर है या नीचे है। यही वजह है कि आप देखते हो कि इन दो एनोमर्स में से हमारी बॉडी ग्लाइकोलिसिस के लिए अल्फा डी ग्लूकोज को प्रेफर करती है। ठीक है, यही चीज मैंने नीचे बताई है कि हमारे एंजाइम्स इस हद तक इवॉल्व हुए हैं कि वो दो में से किसी एक फॉर्म को प्रेफर कर रहे हैं, और ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं वो आपके पास अल्फा फॉर्म को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। एंजाइम के साथ साथ हमने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है। सेल सिग्नलिंग में भी हमने देखा कि आपके पास वो जो स्टिमुलस होता है, लिगेंड होता है, वो आके सेल मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर आगे वो सिग्नलिंग करवाता है। अब वो जो रिसेप्टर है वो भी इस चीज को लेकर सेंसिटिव होता है कि जो आने वाला मॉलिक्यूल है, अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा है, डी फॉर्म है, एल फॉर्म है। चलो अगर डी फॉर्म है तो डी का कौन सा डायस्टीरियोमर है, एपिमर है, एनोमर है, अल्फा है, बीटा है। यहां तक हमारे रिसेप्टर्स जो है वो इस चीज को लेके सेंसिटिव होते हैं और वो एक स्पेसिफिक एपिमर को या एनोमर को प्रेफर करते हैं दूसरे पे।
अब अगर हमारी बॉडी में अल्फा डी ग्लूकोज है तो खुद कॉमन सेंस अप्लाई करो कि हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होंगे वो किस ग्लूकोज को डिटेक्ट करेंगे। हाँ जी आइमा, अल्फा डी ग्लूकोज को करेंगे ना, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स भी अल्फा डी ग्लूकोज के लिए, और वो वहां से फिर उसको रिसीव करके उसका इंसुलिन के लिए, और इंसुलिन को फिर वो आगे से हम देखते हैं कि आपके पास वो ऐसी ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बनाते हैं जो आगे से अल्फा डी ग्लूकोज को ट्रांसफर करती हैं सेल के अंदर। ठीक है, कहते हैं ये जो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि किस मॉलिक्यूल को हम बॉडी में सेल में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और फिर मोबिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चेंजेस भी आ रही हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनकी बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट को मैं रिपीट करने जा रहा हूं कि आपके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी आने वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, उसकी शेप को देख रहे होते हैं, और उसी में से फिर वो किसी एक टाइप को, किसी एक आइसोमर को प्रेफर करके सेल में एंटर करते हैं और सेल फिर उसको मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो ये देखो, हमने अच्छे से ग्लूकोज के आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स को अंडरस्टैंड किया है कि हम इनमें फर्क कर सकते हैं। मकसद सिर्फ समझना नहीं था, मकसद था इस तरह समझना है कि आप उनमें कंपेयर कर सको, उनको डिफरेंशिएट कर सको, कंट्रास्ट करवा सको। तो आई होप हम अपने मकसद में कामयाब हुए। इसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं आप कि ये चीजें कैसे याद करनी है, एग्जाम में कैसे पूछी जाएंगी। चलें वर्कशीट पे आते हैं, और आयमा ने अब मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। कह रहे आपके पास ये दो डायग्राम्स हैं, ए और बी, जल्दी से आइडेंटिफाई करो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, किस किस्म का आइसोमरिज्म है यहां पे आइमा। पहले तो मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करो, ए क्या है और बी क्या है। हाँ जी बोलें। फंक्शनल ग्रुप देखो, किस तरह सर? मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। ए और बी मॉलिक्यूल्स को देख के बताओ ये कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है। नहीं हो रहा आइडेंटिफाई, स्लाइड नहीं ना पड़ी होंगी। ए में जरा गौर से देखो, आपके पास कार्बन नंबर 1 जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, और टोटल कार्बन 6 है, तो इसका मतलब है ये ग्लूकोज है। और बी को देखो, वहां भी कार्बन 6 है, लेकिन वहां पे कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 पे नहीं है, तो इसका मतलब है वो आपके पास कीटो ग्रुप है। जो शुगर हुई 6 कार्बन वाली कीटो शुगर, ये आपके पास फ्रुक्टोज है। अब आगे आपने पार्टिसिपेट करना है रेगुलर। ये अब आपसे सिंपली इनके नाम पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाले एनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन 2 हमें कह रहा है विच शुगर, इन चारों में से ना, ए बी सी डी में से कौन सी शुगर जो है वो ए की एनेंशियोमर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच शुगर इज एन एनेंशियोमर ऑफ शुगर ए अमंग बी सी एंड डी। बी सी और डी में से कोई एक ए का ना एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर क्या होते हैं भला, हमें याद है क्या डिफरेंस था एनेंशियोमर्स में। हाँ ना तो बोलो, मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। यही कह दो सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई। हमने कहा था कि एनेंशियोमर्स जो हैं, यहां पे जो कायरल कार्बन होते हैं इन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने देखना है कि ए जो है बी सी डी में जब आप देखोगे तो कौन सा मॉलिक्यूल है जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ए वाले के ऑपोजिट है। तो यहां पे जब आप देखोगे आपके पास डी बन रहा है,
डी और ए को जरा देखो, इनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक हो गया, तो आंसर आपके पास सी है। यहां हमें कह रहा है क्वेश्चन 3 में, इसको जरा जूम करें, कि हमारे पास नीचे दो स्ट्रक्चर्स हैं और कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी ग्लूकोस एंड डी मैनोज। उसने खुद ही बता दिया है, एक डी ग्लूकोस है, सिंपली एक ग्लूकोस है, और दूसरा जो है वो मैनोज है। क्वेश्चन 3 में हमें उसने दो स्ट्रक्चर दिए हैं, एक को ग्लूकोज कह रहा है, दूसरे को मैनोज कह रहा है। कहते हैं ग्लूकोज और मैनोज में क्या फर्क है। अब फर्ज करो कुछ सेकंड्स के लिए कि हमें वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि मैंने इन दोनों को किस वाले आइसोमर में पढ़ा था, लेकिन मुझे आइसोमर्स की डेफिनेशन याद है। एनेंशियोमर वो थे जहां पे तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। तो हम यहां देख लेते हैं क्या तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं, फोर्थ और फिफ्थ बल्कि 3 को भी देखो, इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम है, तो ये एनेंशियोमर नहीं है। डायस्टेरियोमर कहां थे, क्या थे? जहां पे आपके पास एक या एक से ज्यादा, लेकिन तमाम नहीं, कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट होते हैं। यहां अगर हम देखें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्क आ रहा है कार्बन नंबर 2 पे, कि कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसकी ओरिएंटेशन दोनों में ऑपोजिट है। बाकी तमाम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन सेम है। तो इसका मतलब है ये आपके पास एपिमर है। एपिमर में हमने कहा था कि सिर्फ एक कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, तो ये बी ऑप्शन, दे आर एपिमर्स। आइवा मैं बोलता जाऊंगा, समझा देता हूं मैं खुद ही, जहां आपको लगे कि जरूरत है रिपीट करने की आपने मुझे बता देने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं। Which of the following pair represent an epimer pair? Differ at carbon 2 chiral carbon। 3 स्ट्रक्चर है नीचे और खुद ही कह दिया है कि आप बताओ इनमें से कौन सा दो एक दूसरे के आइपोमर हैं, एपिमर हैं, जो कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वैसे ये नहीं बताना चाहिए था। अब अगर हम देखें तो आपके पास ग्लूकोस और गलेक्टोस, इनमें कार्बन नंबर 4 में फर्क है। कार्बन नंबर 2 और 3 और 5 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ 2 और 4, बल्कि 4 ही कह लो कि सिर्फ 4 में आप देखो ग्लूकोज और गलेक्टोज में यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये एपिमर है। लेकिन हमने आइडेंटिफाई करना है जहां दो सेकंड कार्बन पे फर्क आ रहा हो। तो ये देखो, ये दोनों ग्लूकोज और मैनोस जो है, ये आपके पास कार्बन नंबर 2 पे एक दूसरे के एपिमर है। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन आ गई। हमें कह रहा है कि रिंग के अंदर दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनमें एक जो है वो अल्फा है, अल्फा डी ग्लूकोस, और दूसरी बीटा डी ग्लूकोस है। ये अल्फा और बीटा एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रखते हैं? हम कहते हैं कि ये असल में एक दूसरे के एनोमर हैं। एनोमर से मुराद है बी ऑप्शन, दे डिफर एट द एनोमेरिक कार्बन ओनली। सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे आके हम देखते हैं इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, कहता है आपके पास एल ग्लूकोस है और डी मैनोस है। गौर से देखो, अभी तक हम डी और डी को ही कर रहे थे, अब इसने दो ऐसी फॉर्म दे दी है जिसमें डी और एल है। एल ग्लूकोस हमने कहा था वो वाली ग्लूकोस थी जिसके कार्बन नंबर 5 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। अब इसको टोटली वो डी ग्लूकोस के ना किसी आइसोमर के साथ कंपेयर करने जा रहा है, और वो आइसोमर है डी मैनोज। कहते हैं इनका आपस में रिलेशन बताओ। एल ग्लूकोज है और डी मैनोज है। अब अगर हम देखें दोनों के कार्बन नंबर 2, तो इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों लेफ्ट साइड पे हैं, तो सेम आ रहे हैं। अगर हम 3 वाले को देखें
तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 4 5 वाले जो है ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी सिर्फ कार्बन नंबर 2 के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, कार्बन नंबर 3 के, कार्बन नंबर 3 के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहां पे वो राइट है और यहां पे लेफ्ट है। इसके अलावा आप बाकी सबको देख लो, कार्बन 2, कार्बन 4 और कार्बन 5, इन तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के डिफर हैं। तो ये असल में एक दूसरे के डायास्टीरियोमर हैं। डायास्टीरियोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनमें चारों नहीं बल्कि 1 2 3 कार्बन तक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन डिफर कर सकती है, लेकिन चारों पे नहीं होगी, क्योंकि अगर चारों पे होगी तो वो एनेंशियोमर कहलाएंगे। ठीक है, नीचे आओ, अब इसको बस वाइंड अप करते हैं। यहां से हम कोई एक क्वेश्चन पिक करते हैं और इसे कंक्लूड करते हैं। इजी क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आइडेंटिफाई द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड लेबल द एनोमेरिक कार्बन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपने बता दिया उसने ये एनोमर है, यानी ये अल्फा और बीटा फॉर्म है। आपने आइडेंटिफाई करना है और उनको नाम देना है। अभी अभी पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के किस डायरेक्शन में हो तो अल्फा है और किस डायरेक्शन में हो तो बीटा है। क्या मुझे ये 2 रिंग्स देख के बता सकती हो कि इनमें कौन सा जो है वो अल्फा है और कौन सा बीटा है? जी आयमा। ऊपर वाला जिसमें OH ऊपर होता है वो अल्फा होता है, और दूसरा बीटा जिसमें डाउनवर्ड होता है। नहीं, मुझे यहां से 1 और 2 करके दिखाओ, मैं आपको पॉइंट करता हूं। ये जो यहां पे आप देखो, ये जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये क्या है? बीटा और ये अल्फा। बीटा को कैसे आइडेंटिफाई किया? इसकी क्या डेफिनेशन बताई थी? जो इसका OH ग्रुप है वो डाउनवर्ड है ना, उसकी डायरेक्शन। ऑपोजिट बोल गई हो। अगर OH ग्रुप डाउनवर्ड है तो आपके पास अल्फा है, अल्फा है। और अगर वो अपवर्ड है तो बीटा है। अब मैं एक आपको लास्ट पॉइंट यहां एलैबोरेट करता हूं। हमारी अगर स्लाइड खुली है तो स्लाइड पे वापस आए। अगर आपको याद हो, मैंने कल कहा था कि मैं आपको एनोमर्स जो है ना, इनमें एक ज्यादा अच्छा डिफरेंस समझाऊंगा। अब देखो, आप कंफ्यूज हो गई हो, हुई हो ना कि ऊपर नीचे वाली ये क्या कहानी है। समझाने को हम बच्चों को चूंकि चीजें आसान करके समझा रहे होते हैं, तो सिंपली क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ये ग्लूकोज का प्लेन है और अल्फा, अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस प्लेन से नीचे है तो ये अल्फा है, और अगर ऊपर है तो बीटा है। लेकिन ये कंफ्यूजन का बायस बनता है। जो इसका एग्जैक्ट फर्क है ना आइमा, वो समझ लो, ये आपको एमडी कैट में बहुत काम आने वाला है। हमने 2 स्ट्रक्चर्स में कंपैरिजन करना होता है। ये देखो, एनोमेरिक का OH, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 का जो OH है ना, इसको हम हमेशा कार्बन नंबर 6 के साथ कंपेयर करते हैं। ये बात समझ आई है? अब आपने अंडरस्टैंड करना है, कार्बन नंबर 6 जो रिंग से बाहर है, ये और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर 2 ऑपोजिट प्लेन्स पे हो, 2 ऑपोजिट एंड पे हो, ये देखो, ये आपके पास प्लेन है ग्लूकोज का। अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आ गया और कार्बन नंबर 6 ऊपर आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो यहां पे आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अल्फा होती है। अब बच्चा कहां कंफ्यूज होता है? जब बच्चे को कहा जाता है ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे है तो वो अल्फा है, तो वो अब हमेशा यही देखेगा कि जब जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो ये अल्फा है। ऐसा नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो तब भी अल्फा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ गया है तो कार्बन नंबर 6 रिंग के नीचे चला जाएगा। शर्त यह है कि एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर 6 का कार्बन, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट होने चाहिए। अगर ये आपके पास प्लेन की एक ही साइड पे आ जाएंगे तो तब ये एक दूसरे में बीटा कहलाएंगे।
अब चाहे मैं दोनों को उठा के नीचे कर दूं, हाइड्रोक्सिल को भी नीचे कर दूं और कार्बन नंबर 6 को भी प्लेन के नीचे कर दूं, तो ये बीटा होगा। अब आप ये नहीं कहोगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के नीचे आ गया तो वो अल्फा बन गया। क्विकली बताओ, ये पॉइंट पिक किया है, ये असल डेफिनेशन है। एक दफा फिर बता दें। चलो हम रिंग को देखते हैं, पहले तो हम इसको क्लीन करते हैं, व्हाइट बोर्ड को। आई मैं रिंग को अंडरस्टैंड करो। ये हमारा जो कार्बन नंबर 1 है ना, वो ये वाला है। ये कायरल नहीं है लेकिन रिंग में आके कायरल हो गया। अब आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है, ओके यहां तक? जी। पहले हमने कहा कि अगर ये जो रिंग है ये जिस भी प्लेन में अरेंज किया हुआ है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड होगा तो हम इसे अल्फा कहेंगे, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड होगा तो हम इसे बीटा कहेंगे। लेकिन ये आसान वर्जन होता है, इसमें बच्चे को क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी कैसे आएगी? आपने कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और कार्बन नंबर 6 को देखना है। अगर तो कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये और कार्बन नंबर 6 ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक प्लेन के नीचे आ रहा है तो दूसरा प्लेन के ऊपर आ रहा है, तब आप इसे कहते हो ये असल में अल्फा आइसोमर है या अल्फा ग्लूकोस है। ये बात समझ आई है? यहां आ जाओ। जब आप कार्बन नंबर 1 यानी एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और रिंग का जो रिंग के बाहर कार्बन नंबर 6 है इसे एक ही प्लेन में ले आते हो, दोनों चाहे ऊपर हैं दोनों चाहे नीचे हैं लेकिन प्लेन की एक ही साइड पे हैं, तब आप इसे कहते हो ये असल में बीटा आइसोमर है, बीटा ग्लूकोस है। ठीक है। अब चाहे मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऊपर करूं लेकिन कार्बन नंबर 6 को नीचे ले आऊंगा, तो चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अब आप इसे बीटा नहीं कहोगे बल्कि अल्फा कहोगे। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऊपर नीचे होना अहम नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कार्बन नंबर 6 की ऑपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अल्फा, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बीटा आइसोमर। जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? जी। सदमे में क्यों इतना? तो खुशी की बात है। चलो यहां पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। लाजमी इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको ये चीज याद रहे। कल इंशाल्लाह हम आगे डाइसेक्राइड से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।